फेडरल बोर्ड जनरल साइंस 9th क्लास का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2019 का पेपर है। और आज की वीडियो में हम इस पेपर का सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन ए के टोटल मार्क्स 15 हैं और इसके लिए जो टाइम अलाउड है वो है 20 मिनट्स। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी, ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क। यानी कि इसके टोटल 15 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 15 पार्ट्स हैं और हर पार्ट के अगेंस्ट 4 ऑप्शन हैं और इनमें से हमने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? द साइंटिस्ट ऑफ 13th century who first described the circulation of blood in human body was, यानी 13वीं सदी के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ह्यूमंस के निज़ाम दौरान खून के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले तो उनका नाम क्या है, उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है इब्न नफीस, ऑप्शन बी है इब्न बेतार, ऑप्शन सी है बू अली सीना, ऑप्शन डी है इब्नुल हैसम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी इब्न नफीस। इब्न नफीस ने ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबसे फर्स्ट पहले डिस्क्राइब किया। इब्न बेतार क्या थे? एक बोटेनिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे। और बू अली सीना एक फिजिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। इसलिए ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी क्या है? इब्नुल हैसम, तो वो एक मैथमेटिशियन थे। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है गैलीलियो, इसाक न्यूटन, माइकल फैराडे एंड डार्विन वर सम इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट्स ऑफ, यानी ये जो साइंसदान थे ये किस दौर के थे, किस पीरियड के थे? ऑप्शन ए है ग्रीक पीरियड, ऑप्शन बी है मुस्लिम पीरियड, ऑप्शन सी है मॉडर्न पीरियड, ऑप्शन डी है रीसेंट पीरियड। तो ये सारे जो साइंटिस्ट थे ये मॉडर्न पीरियड के साइंटिस्ट थे। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द साइंस स्टडी ऑफ प्लांट्स इज, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जो कि प्लांट्स को डील करती है या जिसमें प्लांट्स को स्टडी किया जाता है, तो उसका नाम क्या है? ए फिजिक्स। ये इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि फिजिक्स मैटर को और उसके बिहेवियर को डील करता है, यानी ये ब्रांच जो है ये मैटर और उसके बिहेवियर को डील करती है। बॉटनी क्या है? अपनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें कि प्लांट्स को स्टडी किया जाता है। इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, लेकिन हम सी और डी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो जोलॉजी जो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें कि एनिमल्स को स्टडी किया जाता है। और केमिस्ट्री में हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस वगैरह को पढ़ते हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी बॉटनी। नेक्स्ट पार्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एक्ट एज शील्ड एंड एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जिसे यूवी रेडिएशन भी कहा जाता है, कमिंग फ्रॉम द सन टू अर्थ, यानी कि सूरज की जो शुआएं होती हैं जिसमें कि यूवी या अल्ट्रावायलेट शुआएं भी शामिल हैं, वो जब जमीन तक पहुंचती हैं तो जमीन और सूरज के दरमियान वो कौन सी इसकी तय होती है जो कि शील्ड का काम करती है, यानी कि जो कि हिफाजती तय का काम करती है। तो उस तय के बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है ओजोन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, तो हमारे इर्द गिर्द जो एयर मौजूद होती है या हवा मौजूद होती है तो उसमें ये गैसेस पाई जाती हैं। और जो ओजोन की लेयर है तो ओजोन की लेयर गैस से मिलके बनी होती है जो कि अर्थ यानी हमारी जमीन के ऊपर एक सतह बनाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जमीन के पूरे जो अर्थ है इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ गैसेस की मुख्तलिफ तहें होती हैं। तो ओजोन भी एक लेयर बनाती है, एक तह बनाती है पूरी जमीन के इर्द गिर्द जो कि एक शील्ड का काम करती है, हिफाजती लेयर का काम करती है, जो कि एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, जो कि इंसानी सेहत के लिए मुजिर होती हैं या नुकसानदेह होती हैं, इसलिए इसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है द डेफिशिएंसी ऑफ डैश स्टिफन्स द जॉइंट्स, यानी कि इनमें से एक मिनरल की कमी की वजह से हमारे जो जोड़ हैं, जिस्म में जो जॉइंट्स होते हैं वो सख्त हो जाते हैं। मेक्स द बोन्स ब्रिटल, हड्डियां टूटने लगती हैं, यानी यहाँ पे जो भी मिनरल है उसकी कमी से हड्डियां टूटने लगती हैं। एंड एडवर्सली अफेक्ट्स देयर ग्रोथ, और हड्डियों की जो ग्रोथ होती है, जो नशोनुमा होती है, वो इस मिनरल की कमी की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है सोडियम। अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो है वो
हमारी बोन्स यानी हमारी हड्डियों और टीथ को मजबूत बनाती है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन आगे वाले ऑप्शंस भी देख लेते हैं। आयरन क्या है? आयरन हमारी बॉडी में मौजूद होती है एक खास किस्म की प्रोटीन जो कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो आयरन उसका पार्ट है। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी है फास्फोरस। तो फास्फोरस भी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, और फास्फोरस बॉडी में कैल्शियम के साथ मिलके काम करती है। तो कैल्शियम जो अपना रोल परफॉर्म करती है बॉडी के अंदर, वो फास्फोरस की मदद से करती है। और अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का क्या रोल है? सोडियम हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस करती है। ऑप्शन ए और सी में से करेक्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेनली जो कैल्शियम का फंक्शन है वो है मेंटेन करना हेल्दी बोन्स और टीथ को। तो फास्फोरस का भी यही रोल है, लेकिन फास्फोरस हेल्प करता है कैल्शियम की। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ आयरन इज सॉफ्ट? आयरन की कौन सी टाइप है जो सॉफ्ट होती है, नरम होती है, बट वेरी टफ एंड मेलिएबल? यानी होती तो नरम है लेकिन मजबूत होती है, और मेलिएबल होती है। मेलिएबल का मतलब है इसको बेंड किया जा सकता है मुख्तलिफ शेप्स में। उसके बारे में पूछा हुआ है वो कौन सी आयरन है। इट कैन ऑल्सो बी वेल्डेड एंड फॉर्ज्ड। वेल्डिंग यानी कि जो वेल्डिंग की जाती है उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है इस आयरन की टाइप को। और फोर्ज्ड का मतलब है मुख्तलिफ शेप्स के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ शेप्स में भी इसको तब्दील किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है पिग आयरन। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पिग आयरन इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट बनती है जिसको क्रूड आयरन भी कहा जाता है, तो वो पिग आयरन होती है। तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। कास्ट आयरन क्या है? कास्ट आयरन आयरन कार्बन का एलॉय होता है जिसको मुख्तलिफ बर्तनों वगैरह के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी की अगर हम बात करें रॉट आयरन की, तो रॉट आयरन भी आयरन का एक एलॉय है जो कि सॉफ्ट होती है, लेकिन इसको ज्यादातर वायर्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, यानी ये डक्टाइल होती है। और इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन है रॉट आयरन का वो ये है कि ये मेलिएबल है। तो मेलिएबल का क्या मतलब होता है? जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इसको किसी भी इस तरह के आयरन को किसी भी शेप में डाला जा सकता है। तो स्टील क्या है? ऑप्शन डी जो है वो स्टील के बारे में बताया हुआ है। और स्टील क्या है? स्टील भी एक एलॉय होता है जो कि आयरन का एलॉय है, लेकिन इसको ज्यादातर यूज किया जाता है बिल्डिंग्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन के दौरान। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन की बात की गई थी और मेलिएबल की, तो हम अगर देखें तो ऑप्शन सी रॉट आयरन करेक्ट ऑप्शन है। और ये करेक्ट इसलिए भी है कि और इसकी अगर सॉफ्टनेस की बात करें तो इसमें कार्बन बहुत कम क्वांटिटी में होता है, इसलिए ये सॉफ्ट होता है और ये मेलिएबल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इन विच डिजीज द ट्रैकिया एंड लेरिंग्स ऑफ द पेशेंट बिकम नॉन फंक्शनल? ट्रैकिया और लेरिंग्स क्या है? हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जिससे हम सांस लेते हैं, अम्ल तनफस जिसे कहते हैं, तो उसके पार्ट्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनमें से कौन सी डिजीज है जिसमें के पेशेंट के जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के ये वाले पार्ट्स हैं ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं? तो ऑप्शन ए है टेटनस। तो टेटनस में क्या होता है? फीवर हो जाता है और एक कंडीशन होती है जिसको लॉक जा कहते हैं, वो सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, ऑप्शन बी है टाइफाइड। तो टाइफाइड में बुखार बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और सर में दर्द होता है, तो इसको टाइफाइड फीवर भी कहा जाता है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं डिफ्थेरिया। डिफ्थेरिया में क्या होता है? जो पेशेंट है उसको फीवर होता है, बुखार होता है और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, यानी सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो डिफ्थेरिया की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। इनमें से एक जो टाइप है उसमें जो एक टाइप है उसको रिस्पायरेटरी डिफ्थेरिया कहते हैं, और उसमें जो नोज और हमारे जो थ्रोट वाला रीजन होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इसलिए जो पेशेंट होता है उसको सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन हम लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो लंग्स पे इफेक्ट करता है। तो लंग्स भी हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट हैं। तो अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी यानी डिफ्थेरिया का बनता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स।
तो फर्मेंटेशन एक खास किस्म का प्रोसेस होता है जिसमें कि मुख्तलिफ किस्म की अशिया जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ग्रेन्स जो होते हैं उन पे बैक्टीरिया या यीस्ट इफेक्ट करता है और इनके जो अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको चेंज करके एक और मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बना देता है जिसको फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनकी ब्रेक डाउन से यानी जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ऑप्शन ए है हीरोइन, ऑप्शन बी है चर्स, ऑप्शन सी है अल्कोहल, ऑप्शन डी है हशीश। तो अगर हम ऑप्शन ए, बी और डी की बात करें तो ये क्या है, ये मनशियात होती हैं यानी मुख्तलिफ टाइप की ड्रग्स हैं। जबकि अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल भी एक ड्रग है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। तो अगर हम बात करें फर्मेंटेशन की तो फर्मेंटेशन में मुख्तलिफ टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनमें से एक अल्कोहल भी शामिल है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। डैश इज अ मेडिसन दैट किल्स जर्म्स, यानी कि इनमें से एक जो है वो मेडिसन है जो कि जर्म्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऑप्शन ए है एंटीजन, ऑप्शन बी है एंटीबॉडी, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी है एंटीकोगुलेंट। तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो एंटीजन एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम यानी जो हमारे दिफाई निज़ाम को स्टिमुलेट करता है यानी एक्टिवेट करता है। तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी क्या है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करती है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी क्या है, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स खास किस्म की मेडिसिन होती हैं जो कि जर्म्स को किल करने का काम करती हैं। और अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में एंटीकोगुलेंट भी मेडिसिन होती हैं लेकिन ये इस्तेमाल की जाती हैं ब्लड क्लॉटिंग के अगेंस्ट, यानी खून को जमने से बचाने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बोथ ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन इज कॉल्ड, यानी कि एक बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है मोशन यानी हरकत की वजह से या पोजीशन की वजह से, तो उस एनर्जी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है केमिकल एनर्जी, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन सी मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन डी साउंड एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी जैसे कि नाम से जाहिर है ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और ये एनर्जी कब रिलीज होती है, जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एटम स्प्लिट वगैरह करते हैं यानी अलग होते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, तो मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी में होती है मोशन या पोजीशन की वजह से। तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हम ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी भी एनर्जी की एक फॉर्म है। तो ये कौन सी एनर्जी होती है, जब एनर्जी वाटर या एयर से मूव करती है तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो भी एनर्जी की एक टाइप होती है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अ टेम्परेचर राइज इन द एनवायरमेंट दैट डिस्टर्ब्स लाइफ इज कॉल्ड, यानी किसी भी एनवायरमेंट चाहे वो पोंड हो, लेक हो, ओशन हो, वहां पे अचानक से जब टेम्परेचर राइज करता है तो उसे क्या कहते हैं। टेम्परेचर राइज जो होता है वो वहां की एनवायरमेंट की लाइफ को डिस्टर्ब करता है। तो ये क्या होगी, ऑप्शन ए एयर पोल्यूशन, ऑप्शन बी नॉइज पोल्यूशन, ऑप्शन सी थर्मल पोल्यूशन, ऑप्शन डी लैंड पोल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है थर्मल पोल्यूशन, क्योंकि टेम्परेचर का जब वर्ड बोला जाता है, जब थर्मल वर्ड यूज किया जाता है तो वो टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। तो थर्मल पोल्यूशन जो होती है वो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर के राइज की वजह से होती है, अचानक से इंक्रीज की वजह से होती है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। विच इज द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी इनमें से कौन सा जो एनर्जी सोर्स है वो नॉन रिन्यूएबल है। तो नॉन रिन्यूएबल का ऑपोजिट है। रिन्यूएबल एनर्जी कौन से सोर्सेज होते हैं जो कि इस्तेमाल करने से खत्म नहीं होते, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर फ्यूल्स वगैरह हैं। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि इस्तेमाल करने से खत्म हो जाते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स जिसमें कि ऑयल और गैस शामिल हैं। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी बनता है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर टू वेरी इंपॉर्टेंट, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्या हैं। ए मेटल्स, बी नॉन मेटल्स, सी सेमीकंडक्टर्स, डी एलॉयज। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं और इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन सी। अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स क्या हैं जो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हों। नॉन मेटल्स क्या हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान वाले जो कंडीशन होती है, यानी इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान वाली रेंज में होती है। और एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स हुज रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? जब किसी चीज में से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल करंट गुजरे तो वो उस करंट को गुजरने में रुकावट पैदा करे, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स, यानी कि इनकी रेजिस्टेंस जो है वो किस कंडीशन में क्या रहती है ये देख लेते हैं। तो ए क्या है? इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो इसकी जो रेजिस्ट करने की कुवत होती है वो कम हो जाती है। ऑप्शन बी क्या है कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होती है टेम्परेचर के ज्यादा होने से। ऑप्शन सी क्या है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो उसी तरह इतनी ही रहती है, कांस्टेंट रहती है, चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो या कम हो। ऑप्शन डी क्या है? इसकी रेजिस्टेंस 0 हो जाती है जब टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता जाता है वैसे वैसे इनमें जो करंट को कंडक्ट करने की या करंट को ले जाने की जो सलाहियत है वो ज्यादा हो जाती है, यानी इनमें रेजिस्टेंस फिर कम हो जाती है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। रेडियो वेव्स आर रिसीव्ड बाय रिसीविंग एंटीनाज विद इन अ रेडियस ऑफ 60 किलोमीटर, यानी जो रिसीविंग एंटीना है वो 60 किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर रेडियो वेव्स को रिसीव करता है फ्रॉम द टेलीविजन ट्रांसमीटर। बियॉन्ड दिस, यानी इसके बाहर दे फेड आउट ड्यू टू द, तो जो रेडियो वेव्स हैं वो मदम हो जाती हैं या कम हो जाती हैं किस वजह से? ए क्लाइमेट की वजह से, बी अर्थ्स कर्वेचर की वजह से, सी माउंटेन्स की वजह से, डी ओशंस की वजह से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? किसी भी एरिया का लॉन्ग टर्म पैटर्न। पैटर्न किस चीज का? यानी किस चीज की जो कंडीशन हो, टेम्परेचर की यानी दर्जा हरारत की, ह्यूमिडिटी की यानी नमी की, या एयर की कंडीशन किसी भी एरिया में लॉन्ग टर्म के लिए जब होती है तो उसको उसका क्लाइमेट कहा जाता है। तो जो रेडियो वेव्स हैं वो किस चीज से फेड आउट होती हैं? अगर वो इस रेडियस से बाहर हों तो वो क्लाइमेट से इफेक्ट होती हैं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। तो इस तरह से आज हमने जनरल साइंस क्लास 9 जो कि फेडरल बोर्ड का पास्ट पेपर था और किस ईयर का था? 2019 का पेपर था, उसका हमने सेक्शन ए सॉल्व किया। तो बाकी के सेक्शंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।